हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, लीगल स्टडीज़ का जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से यही सिलेबस दिया गया है और यही बुक भी दी गई है। उसी का हम लोग स्टडी कर रहे थे और पिछले 2-3 वीडियो जो हैं और लीगल मैगजीन की पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो पुरानी वीडियो जो भी है वो। इसके अलावा हमने जो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाई की थी उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और पिछली क्लास आपको मैंने जैसे बताया वैसा आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने दो फंक्शन देखे थे और चैप्टर जो पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। प्यारे दोस्तों, ये बुक जो है वो हिंदी में नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। ठीक है। तो रोल ऑफ जुडिशियरी एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो जुडिशियरी है यानी जो न्यायपालिका है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाती है, कैसे सेफगार्ड करती है, उसी के ऊपर ये है। आर्टिकल 50 कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है और दिस इज अंडरस्टूड एज जुडिशियरी ऑटोनोमस स्टेटस। ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। द नेक्स्ट इज थर्ड में जुडिशियरी एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दो चीजें हम लोगों ने, दो पॉइंट देख लिया था। थर्ड, जुडिशियरी क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन होती है, जैसे कि आर्टिकल 32 में लिखा गया है। आपने पढ़ा भी होगा, पॉलिटी की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आपने देखा भी होगा। रीट्स उसमें जारी करती है और ये रीट्स किसके लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन इन इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है अपने किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है। जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी वाज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसी समय इसको भी लाया गया। इंडिया वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ए फ्यूडल टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये तो आपको पता ही है। और इस सब की वजह से ही ये सारे प्रोविजन किए गए हैं, क्योंकि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी सी थी, सामंतवादी जो एक तरीके से हम बात करें जमींदार और राजा महाराजाओं का ये देश था। तो इसके लिए ये लाया गया क्योंकि किसी के राइट्स का हनन ना हो। It was done to fully translate the well-knit provision of the extensive rights guaranteed under the Constitution of India। ये इसीलिए लाया गया कि वेल जो स्टैब्लिश, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें की गई हैं वो इस इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के दम पे ही होगा। मतलब हमारे यहाँ किस चीज़ की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के दम पे ही होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स अस यूनिक राइट्स सच एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, है ना। आपको सिविल राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इसके आधार पे आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसे क्या होती है, उस पर मुकदमा होती है और बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्रोटेक्शन है, आप कोर्ट जा सकते हो, बहुत सारे एक्शन आपके उसके खिलाफ लिए जाएंगे। अगला है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये भी आपको अलग अलग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। An independent and impartial judiciary has empowered Indian citizens and performed this role। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ने ये रोल प्ले किया है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 21 की बात की गई है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द जनरल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपको मैंने फंडामेंटल राइट में मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है ना वो एलएलबी और बीएलएलबी के प्लेलिस्ट के लिए के अलावे एलएलबी का पूरा प्लेलिस्ट, जितनी भी प्लेलिस्ट है, अगर 20-30 घंटे लगे आपको 2-3 दिन में पूरा कर लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो, क्योंकि पिछले बच्चों का रिजल्ट इसी के दम पे हुआ है। For example, within this freedom, the Supreme Court holds that a street vendor has a right to operate on streets as selling products on a street is linked to his livelihood and daily living, which protected under Article 21। अब इसका एग्जांपल दिया गया, मान लो जो राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड है, इसके अंतर्गत में कोई अगर स्ट्रीट वेंडर है, मतलब कि जो मतलब क्या कहते हैं, रोड साइड में जो लोग बेचते हैं, उनको राइट टू लाइवलीहुड है, उनको जीवन जीने का अधिकार है, इसी वजह से वो लगाते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। Similarly, Supreme Court has stated that those who are aged and disabled and destitute, जो डिसेबल्ड हो गए हैं, पुराने मतलब कि ओल्ड हो गए, वृद्ध हो गए हैं, डिस्टिट्यूट का मतलब होता है रास्ते से भटक गए हैं, निराश हो गए हैं, या उनमें माइंडली उतनी कैपेसिटी नहीं है। इन इंडियन इंक्लूडिंग मेन एंड वीमेन हैव राइट टू फूड विच इज मोस्ट इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। राइट टू फूड उनको भी है, याद रखिएगा। स्टेट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू प्रोवाइड देम विथ फूड। ये किसकी ड्यूटी होती है, स्टेट की, और ये किसने कहा है, आपके फंडामेंटल राइट में ये है। ठीक है। द राइट्स हैज बीन रीड इनटू द जनरल राइट अंडर 21, देयरफॉर द कोर्ट इज परफॉर्मिंग द रोल विच इट वाज ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट दिए गए, लेकिन कोर्ट क्या कर रही है, वो राइट परफॉर्म कर रही है। बात समझ में आया आपको? ओके।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ये पावर दिए गए हैं। अब और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या करती है, इंटरप्रिटेशन एंड रूल मेकिंग फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है वो आम आदमी तो कर नहीं सकता है, ऐसे जानते सब लोग हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का मतलब है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल किसी मुद्दे पे कोई ऐसा विवाद फैलता है या बढ़ता है तो बहुत दिनों तक मुकदमे चलते हैं, फाइनली इंटरप्रेट करते हैं उसे कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो। In the domain of criminal law as well, independence of judiciary is linked to the granting of fair trial to be the accused. फेयर ट्रायल देना है, फेयर मतलब सही तरीके से ट्रायल देना है अक्यूज्ड को, लेकिन ये हमारे इंडिया के केस में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभी बैकलॉग हैं। दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन व्हेन द अक्यूज्ड आर फॉरेन नेशनल और पर्सन हु हैव कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट लाइक टेररिस्ट, है ना, ऐसा देखने को मिलता है ना आपको। फॉरेन नेशनल होते हैं, वो आके अपने देश में कुछ ऐसा आतंकवादी गतिविधि करते हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज वाइटल फॉर रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है ये भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए जरूरी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ऑड टू ए पर्सन एंड कन्फर्म्स द नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स। स्टेट्स की ये एक तरीके से ड्यूटी है कि वो सभी के राइट्स का रिस्पेक्ट करे, लीगल राइट्स को जो उन्हें दिया गया है उनका वो रिस्पेक्ट करे, उनके फेयरनेस मतलब सही तरीके से, लिबर्टी, आज़ादी दे, फंडामेंटल राइट्स का भी वो हनन ना होने दे। ये किसकी ड्यूटी हो जाती है? स्टेट की ड्यूटी हो जाती है। बात समझ रहे हो? इसी को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कैन मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल। अगर मान लो जुडिशियरी हमारी आज़ाद ना हो, आज़ाद इन द सेंस कि किसी के अंदर में हो, जैसे मान लो किसी एक एमपी के कहने से या किसी पार्लियामेंट में कुछ अगर ऐसा पास कर दिया जाए और उसकी जुडिशियरी का पावर छीन लिया जाए, एक बार इंदिरा गांधी ने ये किया था, तो क्या होता है फिर? ये रीस्टोर हो पाएगा क्या? ये जो आपको राइट्स मिल रहे हैं वो उतने हद तक मिल पाएंगे? कोई भी संसद में कुछ पास कर लेगा और दूसरे के राइट का हनन होगा, लेकिन अगर ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है। History has evidenced that whenever the independence of judiciary has been disturbed, it has directly impacted upon the due process of governance and right granted to average citizens। ठीक है, जब भी ऐसा किया गया है तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस को डिस्टर्ब करता है और राइट्स को जो एवरेज सिटीजन को दिए गए हैं वो डिस्टर्ब करता ही करता है। These lessons teach us that grave political circumstances, मतलब अति गंभीर जो होते हैं ना पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, द राइट्स ऑफ सिटीजन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। ये तभी पॉसिबल होगा एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो और एक इम्पार्शियल हो। देयरफॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी रिमेन्स ए वाइटल एंड कोर प्रिंसिपल इवन इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब लेटेस्ट पॉन्डर, थोड़ा सोचते हैं इस पे। अब एज देयर आर नॉन इंडिपेंडेंट जुडिशरीज इन द वर्ल्ड, जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ की पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है, ठीक है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होते हैं वो जो पास कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के राइट्स वहाँ पे कट हो जाते हैं। अगला है, लेकिन वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि किसी के सिविल राइट्स का हनन नहीं होने देते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ तो सब लोग पढ़े लिखे इतने हैं कि जितना चाहे दूसरे के राइट्स को या उनके अधिकार को लूट लेंगे, उनका ले लेंगे, छीन लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलने आता है ना, ये है। बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय द यंग जनरेशन कि उन्हें समझना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ रही है। रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी, क्या रोल है हमारे जुडिशियरी का, क्या रोल है? इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसका ये सब टॉपिक 2 है। इंडियन जुडिशियरी कंप्राइजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स। ये याद रखिएगा, आपको अगर ऑप्शन में दिया हो इंडियन जुडिशियरी कंप्राइजेज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, या हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली, क्योंकि इसमें तो ट्राइब्यूनल छूट गया, अगर चारों दिया रहे तभी राइट आंसर होगा। द रोल ऑफ दिस कोर्ट्स अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉर फंक्शनिंग हैव बीन इलेबोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में इलेबोरेट किया गया है। ये चैप्टर हमने शुरू किया था तो याद करिए, अभी से तीसरा, उसी में हमने आपको पढ़ाया था इसका स्ट्रक्चर, उनका क्या काम है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे एकदम ये चैप्टर शुरू हुआ था और इसमें मैंने आपको दिखाया था,
यूनिट ऑफ जुडिस है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर इसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, मुंसिफ कोर्ट, पूरा डिटेल दिया है स्ट्रक्चर में किस कोर्ट का क्या काम है, कौन सा जज कहाँ बैठता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है और वो क्रिमिनल केस देख रहा है तो उसे सेशन कट कर, मतलब ये मैंने पढ़ाया था आपको, मैं बस दिखा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जा करके वो पढ़ लेना माय डियर, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम जितना है उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। बात समझ में आ गई? सब कुछ मैंने पढ़ाया, देखो पहले मैंने सब चीज़ यहाँ लिखा भी है। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अभी हमने खत्म किया और अगला हम लोग शुरू करने वाले हैं, कर चुके हैं दरअसल, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, रोल ऑफ कोर्ट्स में क्या क्या रोल हैं उनके, देखते हैं। डिफरेंट रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहली चीज है एडजुडिकेटर, एडजुडिकेट मतलब होता है दो लोगों के बीच में एडजुडिकेसी कराना, फिर इंटरप्रेट उसका वर्णन करना, एडवाइजर सलाह देना, एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम होता है। अब पढ़ते हैं क्या क्या इसमें, क्यों ऐसा लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइमरली एक्सरसाइजेज द रोल ऑफ एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर। एडजुडिकेटर का मतलब होता है एडजुडिकेट करना, दो लोगों के बीच में एक तरीके से फैसला करने के एक सेंस में पूर्ण रूप से आप ले सकते हो, यही इसका एक एडजुडिकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में मध्यस्थता, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन थ्रू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन वेस्टेड विथ द कोर्ट, इट्स रोल एंड एज एन एडजुडिकेटर एंड इंटरप्रेटर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक दो दिन में पढ़ेंगे, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसका सुप्रीम कोर्ट का होता है अंडर आर्टिकल 131। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल याद रखना है आपको, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 131। कमेंट करते जाइए अदरवाइज सुस्ती से पढ़ेंगे नींद आने लगेगी। दिस पावर इज एक्सरसाइज टू एडजुडिकेट अमॉन्ग्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड वन और मोर स्टेट। देखो ये समझो, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कभी कभी ये स्टेट और सेंटर के बीच में किसी चीज को लेकर के मुकदमे हो जाते हैं, कभी दो स्टेट और इधर सेंटर रहेगा, कभी चार स्टेट और सेंटर रहेगा, कभी सभी स्टेट और सेंटर रहेंगे, यही यहाँ पे दिया गया है, वन और मोर स्टेट बिटवीन टू और मोर स्टेट। कभी कभी दो स्टेट में ही, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, दो राज्य कर्नाटक और केरल या तमिलनाडु बीच में इन्वॉल्व है, तो ये भी होता है। सच डिस्प्यूट्स मस्ट इन्वॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एक्सिस्टेंस ऑफ extent of legal rights can be adjudicated. For example, the dispute between the sharing of river and other natural resources, ये है ना, ये एक तरीके का है, ये किस में आ गया, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आ गया। अब आते हैं आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। आर्टिकल 32 क्या करता है, आपको फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए डायरेक्शन देने का, ऑर्डर देने का, रीट्स जारी करने का अधिकार देता है। अब ये रीट्स मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको ये बुक जाने की जरूरत नहीं है। रीट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय ए सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट। बात समझ रहे हो आप लोग, अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी कब सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मतलब क्या करते हैं अलाउ कर दिया, सर्टिफिकेट लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये प्रोसेस है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, राइट। समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखना है। ये जब सर्टिफिकेट देता है तभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मे बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ ये लोग जा सकते हैं इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस लाइक द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दीज केसेस मस्ट इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटैंशियल मतलब अति महत्वपूर्ण अगर मुद्दे होते हैं तब ये होता है। अब इसमें भी कैनॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट विच लीगल राइट्स कैन बी एडजुडिकेटेड, ये अपना अपना डिफरेंस, इतना डिटेल नहीं पूछेगा बट ये आपको ध्यान रखना है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन हमने देख लिया। अब आर्टिकल 36 में थोड़े से अपीलेट जुरिस्डिक्शन में और भी इनको पावर दिया गया है। ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एज प्रोवाइडेड इन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है ऑल कोर्ट्स, ये भारत भर में किसी भी कोर्ट्स को अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये ले सकता है। मतलब ऐसा तो नॉर्मली क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब बढ़ता जाता है, प्रोसेस है, ठीक है, फिर बेंच आता है, फिर बहुत ही। लेकिन अगर आपको ऐसी इमरजेंसी होती है तो वहाँ से कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव
अंडर इट्स डिस्क्रिशन कोर्ट में ग्रांट्स स्पेशल लीव टू अपील एंड रिसीव एनी जजमेंट। वो स्पेशल लीव पिटिशन उसे कहते हैं, तो वो उस केस में वो लेते हैं और उसको करते हैं। सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया? ये कब करना है? स्पेशल केस में स्पेशल लीव जब ग्रांट किया जाता है तब। ठीक है माय डियर, ओके। सो हम लोग यहाँ थे। बिसाइड्स बीइंग एन एडजुडिकेटर इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट आल्सो फंक्शन एज एडवाइजर। तो पहली चीज है ऑप्शन में आपके अगर लिखेगा तो चारों चीज याद है ना, एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर, एडवाइजर, और एक लास्ट क्या था? लास्ट क्या था बताइए? एक्टिविस्ट। ये भी याद रखिएगा। कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बी सॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखो प्रेसिडेंट को ये पावर होता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। आर्टिकल्स यहाँ बड़े जरूरी दिए हैं। पहले हमने क्या पढ़े थे? 131, 136, अब 143 है। तीनों को लिख डालो कमेंट बॉक्स में। किसी से कोई पूछना ताछना नहीं, आपको अपने दम पे पूरा पढ़ना है और रिजल्ट लेना ही लेना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, किसी से कोई पूछना नहीं। आप अभी जो याद है उसको कमेंट कर डालो, जो भी गलत होगा मैं कमेंट में तुरंत 10 मिनट के अंदर आंसर करूंगा। दिस प्रोसीजर इज टर्म दैट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अब होता यूं है कि प्रेसिडेंट को कभी कभी बहुत सारे मुद्दों पे, इतिहास में ऐसी बहुत बार हुई है कि उन्हें कुछ लॉ या लीगल मैटर पे कुछ जानना होता है, महामहिम प्रेसिडेंट को। तो वो क्या करते हैं? उसको रेफर करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस, वो उसको इंटरप्रेट करके एडवाइज करते हैं कि सर ये ऐसे होना चाहिए, सो काइंडली रिकंसिडर इट। उनको मानना ना मानना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ये बात है, ये मानना ना मानना किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। लेकिन उनका काम क्या है? वो एडवाइस मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट of public importance. However, it is not binding on the Supreme Court to answer the questions read in the reference. ये बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे. It is not binding on the Supreme Court to answer questions raised in the reference. ठीक है, ये रेफर कर सकते हैं, मे रेफर है, बट वो उन पे भी बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे. इन द लास्ट मोर देन 60 ईयर्स ओनली अ हैंडफुल रेफरेंस हैज बीन मेड. ये सही बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में हुआ था, कुछ एक एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में हुआ था, बहुत कम ऐसा हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू प्रोवाइड इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द क्वेश्चंस आर आइदर सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन नेचर. मान लो पॉलिटिकल नेचर का कोई एडवाइजरी है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ना कि उसमें पढ़े. ये यही सब चीज़ है. फ्रॉम द सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल्स एंड एक्सरसाइजिंग रीच्ड जुरिस्डिक्शन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये सो फार हमने ये सब पढ़ा, जो हमने पढ़ा है ना उसको ही यहाँ 3 लाइन में लिखा गया है. इन द रिसेंट ईयर द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टैंडिंग, मीनिंग द राइट ऑफ ए पार्टी टू अपीयर एंड टू बी हर्ड बाई कोर्ट. देखो लोकस स्टैंडिंग कई बार पूछा है ना, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया है पार्टी को अधिकार सुनने का और हर्ड का. हैज परमिटेड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू अप्रोच द कोर्ट. मतलब क्या होता है, अगर आप अभियुक्त हो, 2 पार्टी आपके पास है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे पहले, लेकिन इसको रिलैक्स किया गया है. कोई इंडिविजुअल भी जा सकता है, कोई सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई पीआईएल डाला जाता है. इसी बात पे पीआईएल समझते हो आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर रिलैक्स किया है. कोई भी पीआईएल डाल सकता है कुछ उचित मौके पे, बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ये क्यों किया गया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अच्छे ढंग से किया जा सके. ऑन द अदर अकाउंट द कोर्ट हैज इट्स ओन इनिशिएटिव स्टार्टेड केसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. कोर्ट ने अपने से भी संज्ञान लेने से कई बार किया है. इट हैज समन्ड एंड रिप्रीमांडेड स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर अपैथी एंड लैक ऑफ डिलीजेंस इन रनिंग चाइल्ड केयर होम्स. कई बार हुआ है ना, चाइल्ड केयर होम्स जो है उसमें उन्होंने गड़बड़ी, खाने की दिक्कत है, कपड़े नहीं है, या करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने डांटा है, उसकी रिपोर्टिंग मांगी है. ये किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए. ठीक है, ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड पीआईएल जनहित याचिका. समझ गए? जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये यहाँ आगे दिया हुआ है. दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन हैज बीन इन्वोक्ड आइदर थ्रू रीड or even by writing letters to judges whose modalities are maintained under the guidelines for PIL enacted by the court. PIL को किसने लागू किया था? कोई भी बता दो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा PIL को किसने लागू किया था. चलिए आगे. द फर्स्ट एवर PIL is listed as
Husainara Khatun versus State of Bihar dates back to 1979. A public interest activist lawyer filed this case on behalf of thousands of prisoners of Bihar jail against the inhuman condition of the prison. सबसे पहले कब जारी किया गया था? 1979 में स्टेट ऑफ बिहार के खिलाफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस P.N. भगवती declared the right to free legal aid and expeditious trial of these prisoners. और इन्हीं P.N. भगवती की देन है, इतिहास में ये अमर हो गया इस PIL को ला करके। PIL पहले था, दूसरे देशों में भी था, ब्रिटेन वगैरह में है, जो कि काफ़ी एक्सपीडियस है, मतलब कि बहुत तेज़ी से वहाँ काम होता है, बट यहाँ भी ये लागू हो गया है। विच अल्टीमेटली लेड टू द रिलीज। इसके बाद वहाँ क्या किया गया? प्रिजनर्स को रिलीज किया गया क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। सिंस देन PILs have encompassed several issues including socio-economic rights, freedom from bonded labor, जैसे किसान वाले मुद्दे पे हुआ था अभी, लीगल एंटाइटलमेंट्स, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, एनवायरमेंटल इशूज, क्लीन एयर एंड वाटर, पॉलिटिकल रिफॉर्म, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट बाय मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, डिसबर्समेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डन बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे मुद्दे पे ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इनकम्पासेस दिस लिटिगेशन। These characteristics include PIL can be termed as non-adversarial litigation। ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, इसमें टेनेट्स ऑफ द सिटीजन स्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहे हो आप कि नहीं, ये नहीं पूछेगा PIL किस टाइप का होता है। बट एक बार देख लो आप, नॉन एडवर्जरियल लिटिगेशन दैट पिट्स द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर। ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, rather than focusing on traditional litigation of adversary character, PIL are recognized as tools for social change। ये ध्यान रखना है कि ये सोशल चेंज के लिए होता है, ये नहीं कि किसी एक का इंटरेस्ट हो और सिर्फ एक का फायदा हो बाकी सबका घाटा हो, तो PIL वो एंटरटेन नहीं होगा। टीनेट्स ऑफ सिटीजन स्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग विच एक्सपेंड्स द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू अप्रोच द कोर्ट। ये इस केस में भी होगा कि कोई ऐसा है जो अप्रोच नहीं कर सकता है, अनपढ़ लोग हैं, तो उनके लिए भी होता है। PIL फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इज मॉडल्ड ऑन रिमेडियल नेचर विच एम्स एट क्रिएटिंग अ डायनेमिक वेलफेयर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ जुडिशियरी। PIL thus incorporates the directive principle whose claims cannot be brought directly by to the courts। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में ये होता है ना, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राइट टू फूड टू डिसेबल पर्सन है, बात की गई आर्टिकल 43, 44, 45, जो भी देखोगे ना आर्टिकल 38 से लेकर के और 51 तक है, तो 36 से लेकर के 38 से तो मेन आर्टिकल से 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने में PIL का लोग है। PIL फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ जुडिशियरी एज मॉनिटर एंड वॉच डॉग एजेंसी। कभी कभी होता है ना, fear of being dragged to the court via PIL has improved the quality of several social institutions in the country such as jails, protective homes, mental asylum। अगर इन सब चीज़ों में सुधार किया गया है तो ये PIL के दम पे ही किया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये रूल है। किताब मैंने टेलीग्राम में भेज दिया आप सबको, आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ के हमसे ले सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने भेजा है, तो आप इसको देख लेना। फिर अगला जो क्लास होगा हमारा, वो हम लोग हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स के बारे में उसमें पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पिछली वीडियो जितनी भी हैं सबका लिंक है, लीगल मैगजीन, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल स्टडी, सब देख लो यार, क्योंकि आपके वो बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।